नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का उदय कैसे हुआ, कैसे ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ और इसमें हम किस किस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, अर्थात कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बेसिकली दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें है कंपैरेटिव प्लस पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स का कंपैरिजन करना। ये कंपैरिजन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो तरीके से हो सकता है। इस लेक्चर में जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ओरिजिन के बारे में देखेंगे कि क्यों हम पॉलिटिकल सिस्टम्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं, क्या कारण है कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं और किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप क्या है, अर्थात इसका क्षेत्र कितना विस्तृत है। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं दोस्तों, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स उतना ही पुराना है जितना कि अरस्तु का समय, पर एज अ सब्जेक्ट ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उदित हुआ। आप सभी जानते ही हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यदि आप मानव इतिहास पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि हर दौर में, चाहे वो शुरुआती समाज रहा हो या आधुनिक समाज, मनुष्य ने किसी न किसी तरह की राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया है और समय के साथ उसमें ये उत्सुकता जागी, उसे ये ज़रूरत महसूस हुई कि आखिर कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ है और क्यों। इसी उत्सुकता ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जन्म दिया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो अरस्तु ने अपने समय में 158 देशों के संविधानों का, जिन्हें आप सिटी स्टेट कहें या गांव कहें, इनके संविधानों का अध्ययन किया और सभी शासन व्यवस्थाओं को 6 भागों में बांटा। वहीं मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया कि किस प्रकार से दुनिया के विभिन्न देशों की विधियों और भौगोलिक तत्वों के आपस में संबंध होते हैं, यानी जैसा क्लाइमेट होगा वैसा ही वहाँ का संविधान बनेगा। इसी प्रकार से आप मिडल एज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस समय को क्योंकि डार्क एज कहा जाता है, यानी इस समय में उद्योगों में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कल्चर में कोई खास उन्नति नहीं देखी गई। इस समय टू स्वॉर्ड थ्योरी थी, वो प्रचलन में रही। हालांकि मैकियावली और कुछ हिस्टोरियंस ने इस दौरान तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस दौर में तुलनात्मक राजनीति की बहुत अधिक उन्नति नहीं हुई। हालांकि जब हम मॉडर्न एज की बात करते हैं तो मॉडर्न एज में कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई और इसमें डाइसी, लॉर्ड ब्राइस, जेनिंग्स, केसी वेयर आदि जैसे वैचारकों ने वैधानिक रूप में इसका अध्ययन किया। वहीं आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे जैसे न्यू एशिया अफ्रीकन नेशंस उदित हुए, जैसे जैसे ऑटोक्रेसी यानी हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों के उदय हुआ और इसके अलावा जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन चाइना में आई या रशिया में आई और उसके फलस्वरूप जो राजनीति के क्षेत्र में नए नए अप्रोचेस डेवलप हुए, चाहे वो एम्पेरिकल स्टडी हो, साइंटिफिक स्टडी हो, सिस्टम थ्योरी हो, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज हो, बिहेवियरलिज्म या पोस्ट बिहेवियरलिज्म रहा हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीगल और इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस, यानी जो संविधान है, गवर्नमेंट है, इनके बीच जो तुलना की जाती थी उसका स्थान अब मॉडर्न अप्रोच सिस्टम ने ले लिया। अब डेवलपमेंट के लेवल पर तुलना की जाने लगी, अब कल्चर को बेस बनाकर तुलना की जाने लगी और इस प्रकार आपने देखा कि कैसे कंपैरिजन के तरीकों और क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। अब आइए देखते हैं कि हम कंपैरेटिव स्टडी आखिर क्यों करते हैं। तो बेसिकली इसके दो रीज़न हैं। पहला ये कि ये हमारी पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बेटर बनाता है, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा, जो पॉलिटिकल सिस्टम्स को इवेल्युएट करना है उसमें हमारी सहायता करना है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि
इसका पहला कारण तो ये है, खोजने की जिज्ञासा है कि कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ है और क्यों। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि थ्योरी में राज्य का अध्ययन केवल एक ही बात पर, केवल एक ही परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करता है, यानी अगर संघात्मक और एकात्मक शासन को अलग अलग पढ़ना है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कंपेयर करके पढ़ें तो आप कंपेयर करने के बाद ही बता सकते हैं कि इनमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं। इसके अलावा तुलना के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि हमें तो अपना संविधान पढ़ना चाहिए, हम दुनिया का संविधान क्यों पढ़ें? आखिर यूएसए का संविधान पढ़कर हमने सीखा कि एक बार पूरे देश में चुनाव से क्या फ़ायदा है। और आज क्योंकि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, आज हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव कर रही है, तो ऐसे में एक व्यक्ति केवल अपने देश का नागरिक ना होकर के एक वर्ल्ड सिटीज़न, एक ग्लोबल सिटीज़न बन चुका है। और ऐसे में वो एक समय किसी देश में होता है तो दूसरे समय किसी देश में, वो एक देश का नागरिक होता है तो दूसरे देश में काम करने जाता है। तो इस प्रकार से अगर उसे डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स के वर्किंग स्ट्रक्चर की जानकारी होगी तो वो उसे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा या उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सरकारों की तुलना से हम सिस्टम की तुलना पर आए हैं, यानी सरकार को समझने के लिए केवल फॉर्मल एलिमेंट्स ही काफ़ी नहीं है, ये पता चला हमें इस कंपैरेटिव स्टडी से। हमने इसमें इनफॉर्मल एलिमेंट का अध्ययन भी शामिल किया है। जैसे आप देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे तो कैसे दुर्बाजर या मैक्रेडिस ने इनफॉर्मल एलिमेंट्स, जिनका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं होता, चाहे वो राजनीतिक दल हो या दूसरे ही ऐसे एनजीओ वगैरह, उनका भी अध्ययन किया है। दुर्बाजर की अगर मैं बात करूँ तो कैसे उन्होंने कोकस, ब्रांच, सेल और मिलिशिया, इन 4 प्रकारों में राजनीतिक दलों को बांटा, या साम्यवादी देशों में जो पार्टी सिस्टम है या लोकतांत्रिक देशों में पार्टी सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं। अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं तो इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा जो व्यवहारवादी थे, जैसा मैंने बताया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एज अ डिसिप्लिन शुरू हुआ, एज अ सब्जेक्ट शुरू हुआ, तो आप देखेंगे कि इसके बाद बेसिकली बिहेवियरल रेवोल्यूशन पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आई और व्यवहारवादियों के द्वारा विषय को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया, यानी मानव व्यवहार को नापने जोपने की कोशिश की गई। लेकिन ये बहुत प्रभावी कदम साबित नहीं हुआ, क्योंकि व्यवहारवादियों ने सभी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ को इग्नोर किया। ऐसे में तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से संस्थाओं और मूल्यों सभी के अध्ययन पर बल दिया गया। इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमारे लिए आवश्यक है। अगर मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप की बात करूं, मतलब उसके क्षेत्र में क्या क्या आता है या क्या क्या पढ़ा जा रहा है या क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए, तो इस संबंध में आपको बेसिकली 2 प्रकार के दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे। एक परंपरागत या संकीर्ण दृष्टिकोण जो केवल इसमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को शामिल करता है, और दूसरा आधुनिक या व्यापक दृष्टिकोण जिसमें आप न केवल फॉर्मल एलिमेंट्स यानी कि गवर्नमेंट, संविधान या दूसरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो कि लीगल है, इंस्टीट्यूशनल है, इनको शामिल करता है, बल्कि साथ ही ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी को भी अपने में समाहित करता है, चाहे वो राजनीतिक दल हों, चाहे वो प्रेशर ग्रुप्स हों। और ना केवल ये, अगर आज के टाइम में आप देखेंगे तो एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स जो हैं उनका अध्ययन भी इसमें शामिल किया जा रहा है। अब बेसिकली ये ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपने इसमें अभी तक क्या क्या पढ़ा है। बेसिकली अभी हमने इसमें देखा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उसका जन्म कब हुआ। इसके जन्म को किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, हालांकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स उतना ही पुराना है जितना अरस्तु का अध्ययन। लेकिन अगर आप इसे एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन लेंगे तो इसका जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद माना जाता है, यानी ये काफ़ी नया सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपने देखा कि
हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्यों पढ़ते हैं या इसका हमें क्या बेनिफिट होता है, कैसे ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट अप करता है, कैसे ये हमें पॉलिटिकल सिस्टम्स के प्रोज एंड कॉन्स को, उसके फ़ायदे और नुकसानों को समझने में मदद करता है, और उस आधार पर कैसे हम किसी सिस्टम को अच्छा या बुरा बता सकते हैं। इसके अलावा इसके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप के बारे में हमने जाना कि कैसे जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो केवल फॉर्मल एलिमेंट्स को इसमें शामिल करती है, जबकि मॉडर्न अप्रोच फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों फैक्टर्स को इसके क्षेत्र में रखती है, और इस प्रकार से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्षेत्र को काफ़ी व्यापक बना देती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।